The previous topic which we read was isolation of DNA. Now comes the topic fragmentation of DNA using restriction enzyme. लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले हम पता करें व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर. ओके, ये नोटिस किया गया कि जो ई कोलाई होता है विच इज़ अ बैक्टीरिया, उसे अफेक्ट करने वी नो कि वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करे उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. तो हमने देखा कि ई कोलाई बैक्टीरियोफेज से बच रहा था किन्हीं दो एंजाइम की वजह से. उनमें से पहली एंजाइम थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरी थी डीएनए मिथाइलेज. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज मॉलिक्यूलर सीजर. ओके, वो क्या करता है, वो कट कर देता है किसका डीएनए, जो भी डीएनए होता है उसको काटने का काम करता है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए काट रहा है तो उसे क्या पता कि कौन सा डीएनए बैक्टीरियोफेज का है और कौन सा डीएनए ई कोलाई का खुद का है. तो ई कोलाई के खुद के डीएनए को बचाने के लिए मिथाइलेशन करा उसका, जो कि हमारा डीएनए मिथाइलेज ने किया था. अब क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग गया था तो वो डीएनए से बच गया. नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक वाइड कैटेगरी से बिलोंग करती हैं जिन्हें न्यूक्लियसेस बोलते हैं. तो न्यूक्लियस की एक छोटी सी कैटेगरी होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अगर हम बेसिक जानना चाहें तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के. एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम जानते हैं इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ phosphate group, sugar and nitrogenous base. Restriction enzyme are of two types, exonuclease and endonuclease. Exonuclease वो वाली restriction enzyme होती हैं जो कि end से काटती हैं और endonuclease वो होती हैं जो middle से काटती हैं DNA के fragment को. It is important to note here that nucleus हमेशा phosphodiester bonds को तोड़ती है. You know phosphodiester bond basically form backbone. Sugar group and phosphate bonds ये तो backbone बनाते हैं ना DNA fragments का. Restriction enzyme are obtained from prokaryote. ठीक है, जो होती हैं सारी prokaryote से ही obtained होती हैं. अभी तक we have more than 900 restriction enzyme which are obtained from approximately 230 strains of bacteria. ये NCERT की लाइन्स हैं. अब आता है इनका nomenclature यानी इनकी नेमिंग. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कुछ इस तरीके से होती है. अगर हम एग्जांपल ले लें इको R1 का, तो इसमें जो ई होता है इट स्टैंड फॉर जीनस. इसके नेक्स्ट टू लेटर्स जो होते हैं वो स्टैंड फॉर द स्पीशीज़. हम ई इशीरिया, CO कोलाई, ई कोलाई. इसमें इशीरिया जो होता है ये हमारा जीनस होता है और हमारा जो कोलाई होता है वो हमारा स्पीशीज़ होता है. नाउ कम्स R. ये R हमें स्ट्रेन के बारे में बताता है. इको R1 का स्ट्रेन जो होता है वो RY13 होता है जो कि एक रफ स्ट्रेन होता है और जो उसमें रोमन नंबर होता है वो ऑर्डर इंडिकेट करता है जिस ऑर्डर में डीएनए की स्ट्रैंड को आइसोलेट किया गया था. नाउ जो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थी जिसको डिस्कवर किया गया था वो HIND2 थी. HIND2 इसमें भी यही चीज़ है. H स्टैंड फॉर जीनस, IN स्टैंड फॉर द स्पीशीज, D इज समवॉट अबाउट द स्ट्रेन विच इज RD. हीमोफिलस जीनस, इन्फ्लुएंजा स्पीशीज, D स्ट्रेन RD. और ये रोमन नंबर 2 है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, जो कि इसे 5 साल के बाद में कैरेक्टराइज़ किया था. इसकी डिस्कवरी के 5 साल के बाद में इसको कैरेक्टराइज़ कर पाए थे. हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है. जैसे कि हम पढ़ेंगे कि HIND2 का सीक्वेंस होता है 5 प्राइम से GTTAAC 3 प्राइम. ओके, तो हर एक एंजाइम उतने ही एरिया में फंक्शन करती है. डीएनए का स्ट्रैंड तो बहुत लंबा होता है लेकिन जो एंजाइम होगी वो अपने उस स्पेसिफिक एरिया पे ही फंक्शन करेगी. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इको R1 का है, इसका GAATTC है और HIND2 का GTTAAC है. बस T और E का डिफरेंस है. तो ये फंक्शन करता है, ये इसी एरिया पे काटता है. अब इसने इसको सपोज़ यहाँ काटा तो हमारा बनते हैं स्टिकी एंड्स जिनको हम अभी पढ़ेंगे. नाउ कम्स वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ढूंढती हैं. मैंने तो अभी ये बताया कि वो हमेशा ऐसा पार्ट ढूंढती हैं जो उनका स्पेसिफिक सीक्वेंस है. हाँ, उनका स्पेसिफिक सीक्वेंस है पर स्पेसिफिक सीक्वेंस भी वैसा जो कि पैलिंड्रोमिक हो. अब पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं जो आगे से पढ़ो या पीछे से सेम साउंड कर, जैसे मलयालम, मैडम, मैम, MAM रहता है वो दोनों तरफ से पढ़ने पे. ठीक है, लेकिन डीएनए के केस में एक ट्रिक है, एक स्पेसिफिक चीज़ है कि इसमें हम आगे और पीछे से रीड करेंगे तो अलग अलग आएगा. हम इसे स्ट्रैंड्स के हिसाब से कंसिडर करते हैं. जैसे सपोज हमारी ये स्ट्रैंड है GAATTC, हमने पढ़ा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब अगर हम दूसरी स्ट्रैंड को भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, GAATTC. तो इनका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से समझा जाता है. ये नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स की तरह इसे कंसीडर नहीं किया जा सकता.
तो हमेशा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है वो 4 से 8 लंबे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रीड करती है, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रीडिंग करते हैं, ठीक है। नाउ जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो 2 तरीके से कट कर सकते हैं। एक तो ब्लंट एंड्स, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे कि इन्हें सिंपली कट कर दिया, इनको इक्वली कट जाते हैं, इनका कोई आगे कुछ ऐसा स्पेसिफिक वजूद नहीं होता है। नाउ कम स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स मतलब उन्हें अनइवन काटना। देखो यहाँ पे अगर ये हमने पढ़ा, ये था इको R1 का कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने जी से काटा है तो यहाँ पे भी जी और ए के बीच से काटा है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जी और ए के बीच से ही काटेंगे। और देखो ये कटने के बाद में क्या होता है, ये स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। इन्हें स्टिकी एंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके और भी बहुत कुछ बना लेते हैं, आगे स्टैंड बना लेते हैं, इसीलिए। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो हम ये वाला स्टैंड कट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वही हम उस दूसरे वाले स्ट्रैंड को भी कट करने के लिए यूज़ करेंगे। क्यों? ताकि कि हमारे सिमिलर स्टिकी एंड्स बने और वो आगे अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएँ। ये हमारा इको R1 का वर्किंग है। ये वेक्टर था और ये फॉरेन DNA था। इनको देखो किस तरीके से कट करके ये कट करा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी फ्री। अब ये देखो हमने इनको दूसरे इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। ये हमारा वेक्टर का DNA था रेड वाला, और ये हमारा फॉरेन DNA था, इनको हमने कंबाइन कर दिया।